डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। यानी ऑर्डर तो फर्स्ट रहेगा, यानी dy/ds के रूप में रहेगा, लेकिन डिग्री जो है 1 नहीं रहेगा, यानी कि 2 या मोर, 2 या 2 से अधिक डिग्री हो। जैसे dy/ds का होल स्क्वायर हो, चाहे dy/ds का होल की हो, इस रूप में हो डिफरेंशियल इक्वेशन। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, किसे कैलकुलेशन किसे करेंगे हम लोग, कि जब ऑर्डर फर्स्ट हो और डिग्री 2 या मोर, 2 या 2 से अधिक हो, चाहे n डिग्री हो। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको लेक्चर 8। कहता है कि द जनरल फॉर्म किसका ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नोट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर होगा एंड डिग्री 2 या मोर, यानी n तक जा सकता है, एंड द nth डिग्री। अब यहां पर लिखने जा रहे हैं nth डिग्री इज कितना, dy/dx के पावर n प्लस q1 dy/dx के पावर n-1 प्लस q2 dy/dx के पावर n-2 डॉट डॉट qn y इक्वल टू 0। यह क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन डिग्री क्या है, n तक गया है। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, p⁻n प्लस q1 p⁻n-1 प्लस q2 p⁻n-2 प्लस डॉट डॉट qn y इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर जहां p क्या है, p4 dy/dx एंड q1 q2 क्या है, q1 q2 डॉट डॉट qn आर फंक्शन ऑफ x एंड y। x y का फंक्शन होगा किसका, q1 q2 qn, या तो कांस्टेंट भी रह सकता है, x y फंक्शन या तो कांस्टेंट भी हो सकता है। तब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन हो, या तो ये फैक्टराइज होता होगा या तो फैक्टराइज नहीं होता है, या तो फैक्टराइज p के रूप में होगा, चाहे इसमें x y सब है तो p के रूप में होगा, या तो p के रूप में नहीं होगा, दो ऑप्शन होगा। फैक्टराइज अगर करने के बाद सोल्व होता है p का मान मतलब क्या, p का मान सोल्व हो गया, यानी क्या हो गया, dy/ds का मान आ गया। जब dy/ds का मान आ गया तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेटिंग करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि या तो फैक्टराइज होगा या तो फैक्टराइज नहीं होगा, या तो p के रूप में सोल्व होगा या तो p के रूप में सोल्व नहीं होगा। देख लीजिए, अगर p के रूप में सोल्व होता है, फैक्टराइज होता है, तब कैसे करते हैं इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लीजिए 1। अब इसी को अगर सॉल्व होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है रिसॉल्वेबल इनटू फैक्टर, या इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p। अब यहाँ के मीनिंग समझ गए होंगे, इक्वेशन दिया रहेगा,
या तो p के रूप में सोल्व होगा, यानी p का मान निकलेगा, है ना। इसको बोलते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज सोल्वेबल इनटू फैक्टर, फैक्टर के रूप में आएगा p माइनस ए, p माइनस बी, p माइनस p माइनस ए, p माइनस बी, जो भी आएगा अपना, है ना, p के रूप में फैक्टर होगा आपका। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट इक्वेशन 1 जो है सॉल्व हो जा रहा है, द इक्वेशन 1 फैक्टराइज के रूप में आ जा रहा है, क्या है, फैक्टराइज के रूप में। तो फैक्टराइज के रूप में अगर सपोज कर रहे हैं कि फैक्टराइज के रूप में होगा, तब कैसे निकालेंगे सोल्यूशन हम लोग देख लीजिए। p के रूप में फैक्टराइज हो रहा है, 1 कैन बी resolved into factor सच कितना मान लेते हैं कि p माइनस ए1 आया, p माइनस ए2 आ गया। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इस तरह अगर p माइनस एन आएगा, अगर n तक गया तो इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 डॉट डॉट an क्या है, आर फंक्शन ऑफ x एंड y होगा, या तो यहां पर भी क्या होता है, कांस्टेंट हो सकता है, इस रूप में होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अब देखेंगे कि 2 या मोर फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो इस फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। अलजेब्रिक का कंडीशन है, नेसेसरी सफिशिएंट होता है कंडीशन कि p माइनस a1 इक्वल टू 0 हो, p माइनस a2 इक्वल टू 0 हो। इसे कहते हैं p माइनस an बराबर क्या होगा, 0 होगा। तब क्या होगा, p का मान आएगा, p का मान निकालेंगे सबका मान। अब इसका p का मान मालूम हो जाएगा, यानी dy अपॉन ds के मान मालूम, p मतलब क्या, dy अपॉन ds के मान मालूम हो जाएगा, तब आसानी से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ हम 2 मान लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ 2b कितना होगा, द सॉल्यूशन ऑफ 2 आर, ये इसका भी सॉल्यूशन आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, सब क्या है, एक्स वाई और कांस्टेंट के रूप में है, एक्स वाई और कांस्टेंट। जैसे डी वाई और डी बटे डी एक्स है, तो डी वाई के क्या होगा, वाई, डी एक्स के क्या होगा, एक्स। जब भी आएगा सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई और कांस्टेंट के रूप में आएगा। सोल्व करेंगे तो हो गया यहां तक। अब हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, f1 x y c1 के रूप में आएगा, f2 x y c2 के रूप में आएगा, कांस्टेंट x की वजह से f m x y होगा या तो कांस्टेंट होगा, इस रूप में सॉल्यूशन आएगा। और वी टेक प्रत्येक सॉल्यूशन में कांस्टेंट अलग है, C1 बराबर C2 बराबर डॉट डॉट बराबर Cn बराबर क्या, C क्या कर दिया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सबके जगह पर कांस्टेंट सेम C लिख सकते हैं। देन तो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन बोल सकते हैं अभी हमको। क्या बनेगा, एक इक्वेशन से हम लोग अलग अलग करके निकाले थे, तो क्या हुआ, जब अलग अलग निकाले हैं तो इसमें क्या हुआ कि सब मिला करके क्या हुआ, एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, f1 x y कंबाइन कर सबको इंटू f2 सबके बाद कितना c होगा, x y c इंटू डॉट डॉट इंटू कितना f n x y c बराबर 0। यही कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया, यानी सबको एक साथ मिला कर लिख दिया जाएगा। यहाँ करना कुछ नहीं, फैक्टराइज हो रहा है ऑलरेडी पहले से मालूम आपको है। तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं इस पर। बहुत सिंपल है कि दिया गया यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री।
तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसे एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस पी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 0। एक एग्जाम्पल लिया हम, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी हैव पी स्क्वायर माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। पहला काम क्या है, फैक्टराइज करके देखेंगे फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। पी माइनस ए माइनस पी, बी कितना बना होगा, तो पी माइनस ए इक्वल टू 0। कितना आ गया, पी माइनस ए पी माइनस बी बराबर 0। अब दो फैक्टर बन गया आपका, तो क्या हुआ, इफ पी माइनस ए बराबर 0 देन पी के मान क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, कितना होगा, तो डी वाई इधर कितना माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कितना होगा, y बराबर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कितना y माइनस ए एक्स इक्वल टू सी। चाहे C1 C2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। फिर सबका मान तो सी लिखना आपको, तो y माइनस ए एक्स माइनस सी बराबर 0। एक सोल्यूशन तैयार हो गया। अगेन फिर इफ p माइनस बी बराबर 0, इसको पाट लेंगे, देन तो p के मान कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी, तो डी वाई माइनस बी डी एक्स इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो y इक्वल माइनस कितना होगा, बी एक्स इक्वल टू सी टू, या सी लिखिए, y माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो कितना बनता है, तो दोनों एक साथ मिलाने से कितना बनेगा आपका, तो फ्रॉम 1 and 2 से वी गेट कितना, कंबाइन करें तो y माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई माइनस डी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन, तो दिस इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कंप्लीट भी बोल सकता है क्योंकि हम लोग सोल्यूशन भी इसका अलग अलग तरह से पढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया आपका। और भी कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह के एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या फैक्टराइज होगा, तो हाँ फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे, पी स्क्वायर प्लस 3xp माइनस एक्सपी, घटा दो इतना बचेगा, गुना करें तो क्या हुआ, दोनों के मल्टीप्लाई बराबर। फैक्टराइज मतलब आपको समझ जाओगे आप, जूनियर से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइज मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स विच आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। मिडिल टर्म को इस तरह दो पार्ट में बांटते हैं, इसको प्रोडक्ट करने से फर्स्ट और लास्ट के बराबर। कितना होगा, p कॉमन लेंगे तो p प्लस 3x माइनस एस कॉमन लेंगे, यहाँ क्या होगा p प्लस 3x बराबर 0। तो p प्लस 3x p माइनस x इक्वल टू 0। अभी p प्लस 3x बराबर 0 तब पढ़ोगे, इसका मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा, डी वाई प्लस 3x डी एक्स इक्वल टू 0।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हुआ वाई प्लस 3 ये कितना हुआ स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट c1 या c पानी करके अब एलसीएम में कितना हुआ 2y प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 2c1 अब 2c1 को कांस्टेंट को क्या कहते हैं केवल c मान सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या मान लिए c कितना हुआ 2y प्लस 3x स्क्वायर माइनस c बराबर 0 एक सोल्यूशन तैयार हो गया आपका क्वाड्रेटिक है तो दो सोल्यूशन होगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट सोल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं इसका अगेन इफ कितना हुआ p माइनस एक्स बराबर 0 देन तब क्या हुआ dy अपॉन dx माइनस एक्स बराबर 0 एलसीएम में कितना हुआ dy माइनस एक्स dx इक्वल टू 0 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हुआ इंटीग्रेटिंग करें तो इंटीग्रेटिंग कीजिए कितना आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर क्या c2 कांस्टेंट ले सकते हैं कितना हुआ 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c2 और 2c2 को हम लोग क्या कर सकते हैं c मान सकते हैं कांस्टेंट 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c चाहे k कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसकी जगह पर आप केवल 2c2 भी रहने दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं आपका है कितना हुआ 2y माइनस x2 माइनस c बराबर 0 लेकिन यहां पर इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि c1 c2 डॉट और cn तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था सब कराओ क्या मान लेते c मान लेते इसलिए सबका क्या मान रहे हैं c मान रहे हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या प्राप्त हुआ एक सोल्यूशन 1 हो गया एक सोल्यूशन 2 हो गया वी गेट कितना 2y प्लस 3x स्क्वायर माइनस c कितना हुआ 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c बराबर 0 दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सब इसी तरह बनेगा तो नहीं अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन टर्म को जिससे हम लोग फैक्टराइज हो जा रहा है अगर फैक्टराइज नहीं हो उसके लिए एक अदर मेथड होता है वो अदर मेथड आपको बताया जाएगा नेक्स्ट डे एक दो एग्जांपल देख लीजिए सोल्व p स्क्वायर माइनस e पावर x प्लस e पावर माइनस x इंटू p प्लस 1 बराबर 0 इस तरह दिया हुआ है तो क्या ये फैक्टराइज होगा तो करके देखिए आप पी स्क्वायर माइनस पी टी पावर एक्स माइनस पी टी पावर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 करके देखिए अगर p कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा p माइनस e टी पावर x यहाँ भी p चाहिए तो e टी पावर माइनस x कॉमन ले लीजिए इसमें तो p माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसमें e टी पावर माइनस x नहीं था तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा e टी पावर माइनस x कॉमन दोनों में अब कितना होगा p इंटू पी माइनस e टी पावर x माइनस e टी पावर माइनस x p माइनस ऊपर जाए क्या प्लस हो जाएगा e टी पावर x फैक्टराइज हो जाएगा आसानी से आपका नहीं तो ऐसे कीजिए कि 1 बराबर लिख सकते हैं क्या e टी पावर x इंटू e टी पावर माइनस x इस तरह करके बना सकते हैं e टी पावर x e टी पावर माइनस x यहाँ पर अब कॉमन ले सकते हैं उस तरह बना सकते हैं न तो इस तरह बना सकते हैं। अब कितना हो गया p माइनस e टी पावर x और p माइनस e टी पावर माइनस x बराबर 0 अब क्या कीजिएगा इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने से क्या आंसर आएगा सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा जो दो आंसर आएगा एक आंसर इसका आएगा एक आंसर इसका आएगा जैसे इफ p माइनस e टी पावर x बराबर 0 होगा तो कितना बचता मान dy अपॉन dx
माइनस टी पावर एक्स इक्वल टू 0। तो कितना बन गया आपका, ये आपका बन गया डी वाई माइनस टी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हुआ, y माइनस टी पावर एक्स इक्वल टू सी मान सकते हैं, कितना का y माइनस टी पावर एक्स माइनस सी बराबर 0। एक सोल्यूशन प्राप्त हो गया आपका। अब दूसरा निकालना है, तो आप दूसरा फैक्टर लीजिए, कितना p माइनस ई टी पावर माइनस एक्स बराबर 0। देन p का वैल्यू कितना था, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टी पावर माइनस एक्स बराबर 0। एलसीएम कितना है, डी वाई माइनस टी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हुआ, y माइनस ई टी पावर माइनस एक्स बट क्या हुआ -1 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू कितना c। चाहे c1 c2 ले सकते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, c1 c2 बराबर c ले लेते हैं कांस्टेंट। y प्लस ई टी पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या सोल्यूशन प्राप्त हो गया, पहला हुआ कि 1 माइनस ई टी पावर एक्स माइनस सी, दूसरा क्या हुआ y प्लस ई टी पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। यही आपका दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। यानी इस तरह से हम लोग फैक्टराइज आसानी से करके बहुत इजी चैप्टर है बना सकते हैं। हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि अगर फैक्टराइज नहीं होता हो पी के फॉर्म में, तो पी के मान नहीं निकल पाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग, तब उसके लिए अलग अलग नियम बनता है। देखिए